Welcome to Dental Philosophers. In today's video, I will discuss how to study orthodontics for final year BDS exam. First of all, the thing I want to say is that I will only guide you. I will only give you the list of important topics. इसका मतलब बिल्कुल ये भी नहीं है कि आपने सिर्फ ये वीडियो करनी है या फिर इस वीडियो में मेंशन्ड टॉपिक्स करने हैं और आप पास हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी द सेम क्वेश्चन कि हम सिर्फ वीडियो कर लें, बुक ना पढ़ें तो पास हो जाएंगे, हो जाएगा। तो आई विल से नो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक गाइडेंस है। इसमें सिर्फ मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। बीइंग अ ह्यूमन, मेरे से भी कुछ मिस हो सकता है। कोई ऐसा टॉपिक जो मेरे मुझे याद ना रहा हो या मिस हो गया हो या फिर मैंने वो पढ़ा ही ना हो अपने टाइम पे, तो या फिर कोई ऐसा नया टॉपिक ऐड हो गया हो, कोई ऐसे नए टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाए जहाँ से पहले कभी नहीं आया, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू कि सिर्फ ये वीडियो कर लो और आप लोग पास हो। प्लीज़, बुक रीडिंग इज़ मस्ट। ठीक है, जो भी आपको कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, जो भी आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ना मस्ट है। ठीक है, बुक से पढ़ना मस्ट है। बुक रीडिंग के बगैर आप MCQ सॉल्व नहीं कर सकते। तो दिस वीडियो इज़ ओनली अ गाइड, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता चलता कि पढ़ना कैसे है ऑर्थो को। तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि पढ़ना कैसे है। जैसे एक टॉपिक है तो उसको आपने कैसे पढ़ना है, उसके अंदर से क्या इंपॉर्टेंट है जिस पे आपने फोकस करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स लेने हैं। दिस इज़ नॉट कि आपने सिर्फ ये करना है और आप पास हैं, तो ऐसा नहीं है। प्लीज़, बुक रीडिंग मस्ट है। Now let's talk about orthodontics. First of all, I will suggest you to study contemporary orthodontics. Latest edition, I guess, उसका 6th edition है. Study that one. डू नॉट स्टडी शॉर्ट बुक्स, क्योंकि ऑर्थो इज़ कॉन्सेप्चुअल और वो शॉर्ट बुक्स से समझ नहीं आएगी। कंटेम्प्रेरी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इट इज़ लाइक स्टोरी। ठीक है, दूसरी बात ये कि आप ऑर्थो के लेक्चर्स ना मिस करें अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के, क्योंकि लेक्चर मिस होगा वो वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा और उससे आगे भी कोई टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्थो इज़ कॉन्सेप्चुअल। ऑर्थो इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको कॉन्सेप्ट हैं तो आप पास हैं, और ऑर्थो बहुत इजी हो जाती है जब कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं हैं तो ऑर्थो को पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डू नॉट ट्राई टू क्रैम इट, जस्ट ट्राई टू गेन कॉन्सेप्ट्स। Okay, now let's start with introduction. You should know definition of orthodontics. What is orthodontic? What is aim of studying orthodontics? What are the types of orthodontics, which include preventive, interceptive, corrective? Their definitions and examples. They are asked in Viva, and they can also be asked in written. Occlusion की definition and Andrews 6 keys of occlusion. उसके अलावा आपको occlusion की classification, all systems of classification of occlusion in detail, which include angles system, incisor classification, Simon classification, Ackermann and Profit system. Ackermann and Profit की एक Venn diagram है, वो बहुत ज़्यादा important है। और उसके बाद आपको जो एंगल्स क्लासिफिकेशन है उसकी ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, वो सब इन डिटेल। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो एक टेबल 1.1 है, वो आपने करना है, और एक इंडेक्स ऑफ ट्रीटमेंट नीड्स वाला टेबल है जिसमें से MCQ ज़्यादातर आते हैं, वो आपने करना है। और वेन डायग्राम आई गेस 6th एडिशन कंटेम्प्रेरी में नहीं दी हुई, तो गूगल से देख लें या कहीं से भी और देख लें। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो हमेशा प्रॉफ के जो एक क्वेश्चन पेपर के पहले 2 क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रोथ में से आते हैं। तो ग्रोथ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चैप्टर 2, 3 और 4 इसके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए और सब कुछ आना चाहिए आपको। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 2 की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यू शुड नो इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ, वाई ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑर्थोडोंटिक्स। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जितने भी इसमें डेफिनेशंस हैं सब बहुत अच्छे से आनी चाहिए। वेरिएबिलिटी, पैटर्न, प्रेडिक्टेबिलिटी, टाइमिंग एक्सेट्रा। Measuring and developmental ages are also very important. And Scammons curve, Scammons curve का ग्राफ, उसके कर्व्स जितने भी, एक ग्राफ में 4 कर्व्स हैं, 4 कर्व्स किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। लाइक वो ग्रोथ को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ग्रोथ कौन से पार्ट में, लाइक लिम्फॉइड ग्रोथ है तो वो कब ज़्यादा है, कब कम है, कब रुक रही है, कब स्टार्ट हो रही है। तो ये सारा इन डिटेल पता होना चाहिए। इसकी फ़िगर भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए, और इसका पूरी इसकी स्कैमन्स कर्व की इंपॉर्टेंस क्या है वो सब इन डिटेल पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट इज़ मेथड्स फॉर स्टडिंग ग्रोथ. देयर आर मेजरमेंट अप्रोचेज एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेज. सबके नाम भी आने चाहिए और इनकी डिटेल्स भी आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी अंदर से. और मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्रेनियोमेट्री, एंथ्रोपोमेट्री एक्सेट्रा जितनी भी दी हुई है सब करनी है. देन टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्टडीज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. देयर आर क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ एंड देयर आर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू, देयर एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस. जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑन ग्रोथ, लाइक कुछ जीन्स दिए हुए हैं और उसका बताया हुआ है कि लाइक होमोबॉक्स जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग. तो वो आपको सारे जीन्स का पता होना चाहिए. ये MCQs में आते हैं. उसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ एंड स्केलेटल ग्रोथ. नेचर ऑफ ग्रोथ ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज़ किस तरह होती है, हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रॉफी, इंटरस्टिशियल ग्रोथ. व्हाट इज़ hyperplasia, hypertrophy, and what is interstitial growth? Very important. Interstitial growth is very very important. नेचर ऑफ स्केलेटल ग्रोथ, जिसमें कुछ चीज़ें आ जाती हैं लाइक सरफेस एपोजिशन, एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन एक्सेट्रा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब डिटेल में करना है. दे कैन आस्क यू व्हाट इज़ इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, दे कैन आस्क यू व्हाट इज़ एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन. दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इंटरस्टिशियल ग्रोथ जो है वो सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू में है, वो हार्ड टिश्यूज़ में नहीं होती. स्केलेटल ग्रोथ नहीं होती इंटरस्टिशियल, इसलिए ये बात भी एक याद रखनी है. नेक्स्ट इज़ मॉडलिंग, रिमॉडलिंग. व्हाट इज़ मॉडलिंग, व्हाट इज़ रिमॉडलिंग, व्हाट इज़ देयर डिफरेंस. कॉर्टिकल ड्रिफ्ट इज़ very 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 important. What is cortical drift, how growth occurs by this mechanism, that is cortical drift. Then there is displacement and its type. What is displacement, its definition, and its types, that is primary and secondary displacement, and the difference between primary and secondary displacement is very 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 important. उसके बाद आता है, अगर हम आगे चलें तो ग्रोथ फील्ड्स. ग्रोथ फील्ड्स की अच्छे से रीडिंग करनी है आपने. वाई चिन गेट्स मोर प्रोमिनेंट विद एज. इट इज़ आस्क्ड इन वाइवा समटाइम्स दैट वाई चिन गेट्स प्रोमिनेंट विद एज, व्हाट इज़ द रीज़न. देन मॉडलिंग एंड रीमॉडलिंग is very important again. And what is the difference of what is growth site, what is growth center, what is their difference, what are growth sites and centers in different areas of like skull and base of skull and etc. Growth site and center is very 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 important. Then there is growth in cranial vault, base of skull, mandible and maxilla. You have to study these growths in detail. ठीक है. और ये जो मैंने नीचे रेड में टॉपिक्स लिखे हैं, इन ये सब बातें आपको चारों क्रेनियल बेस, स्कल, वॉल्ट, सब ये मैंडिबल, मैक्सिला, चारों के बारे में इन डिटेल पता होनी चाहिए. ये यूक्यूज़ हैं. एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ, दैट इज़ वेरिएबल्स ऑफ ग्रोथ. दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट फैक्टर्स कैन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ जॉ. Growth of facial soft tissues, which includes lip and nose, again very 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 important. और lip thickness and width with age increase करती है, decrease करती है. lip incompetence क्या होता है, ये सब कुछ पता होना चाहिए. theories और growth of nose जो है वो after age of 10 वो किस तरह होती है, before age of 10 किस तरह होती है, age of 10 पे nasal bone जो है that stops growing. उसके बाद आता है और theories of growth control. theories of growth control is very 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 important. और इसमें all three theories should be studied in detail. This is very important topic. आगे आते हैं हम early stages of development, that is chapter 3 from 6th edition, contemporary orthodontics. First of all, you should cover table 3.1 and 3.2. eruption of primary teeth, their sequence and timing. ठीक है. और उसके बाद primate spaces and other developmental spaces. Then eruption of permanent dentition, its timing and sequence. फिर इसमें कुछ थ्योरीज दी हुई हैं. प्री इमर्जेंट इरप्शन थ्योरीज हैं, पोस्ट इमर्जेंट इरप्शन थ्योरी है. इन ये दोनों डिटेल में आनी चाहिए. इसी में पोस्ट इमर्जेंट में आपको एक चीज़ मिलेगी जिसको कहते हैं जुवेनाइल ओक्लूजल इक्विलिब्रियम एंड एडल्ट ओक्लूजल इक्विलिब्रियम. इट इज़ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन वाइवास एज वेल एज इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन रिटन. और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है. डेंटल एजेस, डेंटल एजेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. डेंटल एजेस इन डिटेल करनी है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन स्पेस रिलेशनशिप्स, जिसमें लीवे स्पेस, ई स्पेस, फ्लश टर्मिनल प्लेन एक्सेट्रा. फ्लश टर्मिनल प्लेन को अंडरस्टैंड करने के लिए यू शुड रेफर टू फिगर 3.35. बाकी जितनी भी स्पेसेस, ई स्पेस, लीवे स्पेस, ये सब कुछ इन डिटेल पता होना चाहिए और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. टाइमिंग ऑफ ग्रोथ एंड विड्थ, लेंथ एंड हाइट ऑफ बोथ जॉज शुड ऑल्सो बी स्टडीड. लाइक ग्रोथ ऑफ विड्थ, लाइक ग्रोथ ऑफ मैंडिबल और मैक्सिला इन विड्थ, हाइट एंड लेंथ. पहले क्या ख़त्म होता है, फिर कौन सी ग्रोथ कंप्लीट होती है, एंड पे कौन सी ग्रोथ कंप्लीट होती है, और उनकी टाइमिंग क्या है. लाइक व्हेन मैक्सिला स्टॉप्स ग्रोइंग, व्हेन मैंडिबल स्टॉप्स ग्रोइंग. Okay, developmental phases of dentition. This topic might not be given as a chapter in contemporary orthodontics, लेकिन ये वाले जो इसके सब टॉपिक्स मैं बताऊंगी आप ज़रूर कवर करें. Stages of tooth development and stages of tooth eruption. Postnatal tooth development. Then there is jaws
एट बर्थ। पोस्ट नेटल टू डेवलपमेंट में डिसिडुअस मिक्स परमानेंट डेंटिशन की लाइक उनकी क्या किस किस एज में कौन सी डेंटिशन होती है ये पता होना चाहिए। जॉज एट बर्थ, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर जॉज एट बर्थ, उनकी शेप क्या होती है, गम पैड्स क्या होते हैं, कुछ ग्रूव्स होती हैं गम पैड्स में, उन ग्रूव्स के नाम और लाइक इम्पॉर्टेंस क्या है। ओवरजेट होता है जब लाइक एट बर्थ जो होता है वो जॉज आर एट ओवरजेट रिलेशन, तो वो उसका पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको इन्फेंटाइल ओपन बाइट का पता होना चाहिए। उसके नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नियोनेटल, नेटल, प्री एमर्जेंट टीथ definitions. They are UQs. Features of deciduous dentition, like basic features like time of eruption, sequence of eruption, shape of arches, deep bite open bite relations, etc. आगे primate spaces, flush terminal planes, ठीक है। बस इसमें इतना पता होना चाहिए। एक बेसिक सी चीज़ है टिप और टिपिंग का डिफरेंस, मुझे यहाँ पे याद आया है तो आपको वो भी पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हम मिक्स डेंटिशन फेज़। मिक्स डेंटिशन फेज़ में एज पता होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। एक अर्ली मिक्स डेंटिशन होती है, लेट मिक्स डेंटिशन होती है। उसके बाद एवरेज टूथ मेजरमेंट्स, इंटीरियर टू फर्स्ट परमानेंट मोलर टूथ मेजरमेंट सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे पास मिक्स डेंटिशन स्टेज में होती हैं, और उसमें क्यों होती हैं ये पता होना चाहिए, रीज़न उसका, ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग बिटवीन इंसाइजर्स, लीवे स्पेस, जैसे वो पहले भी हमने कवर कर लिया, ई स्पेस एंड लीवे स्पेस। आर्च पेरीमीटर और आर्च लेंथ का पता होना चाहिए। नेक्स्ट हॉलीवुड स्माइल क्या होता है, क्लूजर रिलेशन ऑफ ई, इसमें वो फ्लश टर्मिनल प्लेन वाली बात ही एक तरह से आ जाती है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओक्लूजन ऑफ 6 डिपेंड्स अपॉन फ्लश टर्मिनल प्लेन, ठीक है। इसमें भी वही है कि किस चीज़ में एंड करेगा फ्लश टर्मिनल प्लेन, क्लास 1 में, क्लास 2 में, या फिर एज टू एज में, एज टू एज रिलेशन में। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ एक चीज़ यहाँ पे गौर करनी है कि फ्लश टर्मिनल प्लेन और एज टू एज रिलेशनशिप में सिर्फ ये फ़र्क है कि फ्लश टर्मिनल प्लेन जो है वो मिक्स डेंटिशन में होता है और एज टू एज होगा परमानेंट डेंटिशन में। मीजियल शिफ्ट ऑफ 6, अर्ली मीजियल शिफ्ट ऑफ 6 और लेट मीजियल शिफ्ट ऑफ 6 दोनों का पता होना चाहिए। इंसाइजर्स लाइबिलिटी इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू ओवरकम इट एंड व्हाट आर इट्स कॉजेज या व्हाटएवर, पूरी डिटेल इसकी। और इसको ये आपको 6th एडिशन में नहीं मिलेगा, ये 5th एडिशन में लिखा हुआ है, तो ये आप उसके PDF फाइल लेके वहाँ से आप प्रिंट कर लें या कुछ भी। ऑर्डर एंड सीक्वेंस ऑफ इरप्शन ऑफ इंसाइजर्स, गैबल इफेक्ट, वी प्रिंसिपल, अगली डक्टिंग स्टेजेस। अगेन ये सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, इनके कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। Next is later stages of development, timing of growth in width, length and height of both jaws, very important. Figure 4.2, table 4.2. Then most important thing in this chapter is rotation of maxilla and rotation of mandible in detail. अगर जैसे mandible की बात करें उसमें internal rotation होती है, external rotation होती है, what is the direction of rotation, रोटेशन कोर में होती है, व्हाट इज़ कोर ऑफ मैंडिबल, कुछ फंक्शनल प्रोसेसेस होते हैं इसमें, उसका पता होना चाहिए। अगर इंटरनल रोटेशन की बात कर रहे हैं तो उसको भी वो भी डिटेल में पता होना चाहिए, जिसमें मैट्रिक्स और इंट्रा मैट्रिक्स रोटेशन होती हैं। उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन का पता होना चाहिए। टोटल रोटेशन इज़ द सम ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन, और एवरेज जो है इंटरनल रोटेशन वो कितनी होती है और एवरेज एक्सटर्नल रोटेशन कितनी होती है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, और एक्सटर्नल रोटेशन की भी डिटेल्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम मैक्सिला की रोटेशन की बात करें, सेम वैसे ही जैसे मैंडिबल का मैंने बताया, सेम वैसे ही मैक्सिला का भी सब कुछ इन डिटेल पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वेरिएशन इन रोटेशन। वेरिएशन इन रोटेशन लीड्स टू शॉर्ट और लॉन्ग फेस्ड इंडिविजुअल्स। शॉर्ट और लॉन्ग फेस इंडिविजुअल डिटेल में पता होना चाहिए, उनके फीचर्स, उनके सेफेलोमेट्रिक फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स, उनके डेंटल फीचर्स, सब कुछ इन डिटेल पता होना चाहिए। बेसिकली डिफरेंस दोनों में पता होना चाहिए, शॉर्ट फेस इंडिविजुअल और लॉन्ग फेस इंडिविजुअल में। इंटरेक्शन बिटवीन रोटेशन एंड टूथ इरप्शन, हाउ रोटेशन कैन इफेक्ट द इरप्शन ऑफ टीथ, उसकी डायरेक्शन को इफेक्ट कर सकती है, ठीक है, और वो किस चीज़ को अफेक्ट कर सकती है ये है इसमें। और इसमें पाथ ऑफ इरप्शन है, पहले मैक्सिलरी टीथ का बताया हुआ है, फिर मैंडिबल का बताया हुआ है। नॉर्मल पाथ ऑफ इरप्शन मैक्सिलरी टीथ का बताया है, फिर अगर ये बताया कि अगर बैकवर्ड रोटेशन होगी तो ये इफेक्ट होगा, फॉरवर्ड रोटेशन होगी तो ये इफेक्ट होगा। दोनों मैक्सिलर और मैंडिबल का डिटेल में आपने ये करना है। उसके बाद एक चीज़ है लेट मैंडिबुलर क्राउडिंग। मैंडिबुलर इंसाइजर्स में
क्राउडिंग होती है एट द एज ऑफ 18 और अबव, लाइक 20s में या 18 से के बाद क्राउडिंग होती है. व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ लेट मैंडिबुलर क्राउडिंग? 3 कॉजेज़ जो हैं वो बुक में दिए हुए हैं, दैट इज़ सॉफ्ट डाइट, प्रेशर ऑफ थर्ड मोलर्स एंड लेट मैंडिबुलर ग्रोथ. और उनकी पूरा एक्सप्लेन किया है कि उनके फेवर में क्या पॉइंट्स हैं और उनकी कुछ पॉइंट्स उनको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं वो क्या पॉइंट्स हैं और फाइनल कंक्लूजन क्या है. अगर आपसे वाइवा में कोई पूछता है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स के अलावा अगर आपसे कोई पूछता है कि और किस वजह से हो सकती है, तो वो बुक में नहीं मेंशन, लेकिन ये भी हो सकता है कि प्रेशर ऑफ लोअर लिप की वजह से भी हो सकती है. तो एक ये एडिशनल पॉइंट है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा, फॉर रिटन, किसी में भी आ सकता है. एटियोलॉजी ऑफ ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 5 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर. इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो छोड़ा जा सके. ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्पी में भी आता है, रिटन में भी आता है और ये हर जगह एमसीक्यूज़ भी आएंगे इसमें से. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें मैल ओक्लूजन, डिफॉर्मिटी, मैल फॉर्मेशन की कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, डेफिनेशंस पता होने चाहिए क्या होता है. उसके बाद मेजर कॉजेज़ ऑफ मैल ओक्लूजन. अब कॉजेज़ ऑफ मैल ओक्लूजन इस चैप्टर में ऐसे एक्सप्लेन है कि इफ़ देयर इज़ डिस्टर्बेंस इन एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, फीटल और प्रीनेटल पीरियड, डिस्टर्बेंस इन चाइल्डहुड, एडल्ट, सबको अलग अलग एक्सप्लेन किया हुआ है कि इस वजह से ये वाली डिफॉर्मिटी हो सकती है. हर डिफॉर्मिटी, अच्छा, अब जब भी आपने इस चैप्टर को पढ़ना है तो फिगर्स के साथ पढ़ना है. अगर किसी डिफॉर्मिटी, किसी मैल फॉर्मेशन, किसी डिजीज़ कह लें या व्हाटएवर सिंड्रोम की पिक्चर उन्होंने बुक में नहीं दी हुई तो उसको गूगल से देखें, जहाँ से मर्ज़ी देखें. पिक्चर्स के बगैर ये टॉपिक नहीं पढ़ें क्योंकि ये ऑस्पी में आता है तब समझ में नहीं आती कि किसकी पिक्चर है. तो पिक्चर के साथ पढ़ने से आपको क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको वैसे ही विजुअल मेमोरी में आ जाएगा कि अच्छा इस डिज़ीज़ के ये फ़ीचर्स हैं. ठीक है, तो प्लीज़ स्टडी दिस चैप्टर विद फिगर्स, बेशक वो बुक से हो, गूगल से हो, कहीं से भी हो. Okay, now specifically disturbances in embryonic development. The most important thing in this topic is teratogens, its definition, their names, and table 5.1 जिसमें teratogens और उससे related syndromes, associated syndromes बताए हुए हैं. उसके बाद है stages of embryonic craniofacial development in tabulated form. इस टेबल में ये आपने ऐसे करना है, 6th एडिशन में नहीं दिया हुआ, आई गेस 5th एडिशन में दिया हुआ है. ये एक टेबल है जिसमें उन्होंने स्टेजेस बताई हैं और वो कौन से एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज है और वो कौन से टाइम पे होगी और उससे रिलेटेड सिंड्रोम्स कौन से हैं. ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसमें फीटल अल्कोहल सिंड्रोम आ जाता है. फीटल अल्कोहल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें जितने भी सिंड्रोम्स आएंगे सब बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें न्यूरल क्रेस्ट सेल्स का डिस्कस किया हुआ है उन्होंने. उसका सारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि न्यूरल क्रेस्ट सेल में कैसे डिस्टर्बेंसेज होती हैं और उसकी वजह से कौन से सिंड्रोम्स होते हैं. टीचर कॉलिन्स सिंड्रोम, जितने भी सिंड्रोम्स हैं अगर उसका कोई और नेम है तो वो भी आपको पता होना चाहिए. वो किसी और नेम से भी पूछ सकते हैं या पेपर में भी दे सकते हैं. क्रेनियोफेशियल माइक्रोसोमिया है और जितने भी सिंड्रोम है सबके इंट्राऑरल, एक्स्ट्राऑरल फीचर्स और सब कुछ इन डिटेल पता होना चाहिए और इसको पढ़ना है अलॉन्ग विद फिगर्स. उसके बाद इसमें क्लेफ्ट लिप पैलेट का थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, हाइपोक्सिया का डिस्कस किया हुआ है, एपर्ट सिंड्रोम किया हुआ है. और एपर्ट सिंड्रोम आई गेस बुक में नहीं है तो उसको आप अच्छे से कहीं और से कर लें, किसी अपने टीचर के नोट से या कहीं भी और से. 6th एडिशन में एपर्ट सिंड्रोम नहीं दिया हुआ. उसके अलावा क्रूजॉन सिंड्रोम है और एकॉन्ड्रोप्लेजिया है. ये इन सब के इंट्राऑरल, एक्स्ट्राऑरल और सब फीचर्स, कॉज और सब कुछ पता होना चाहिए, लाइक ये इन डिटेल आने चाहिए. उसके बाद आता है हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है क्रेनियोफेशियल सिंड्रोम्स की. वो क्लासिफिकेशन भी यूक्यू है, वो भी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए. उसके बाद हमारे पास अगर हम आएँ ग्रोथ डिस्टर्बेंसेस इन फीटल एंड प्री नेटल पीरियड, इसमें आता है, इसमें कॉन्सेप्ट है फीटल मोल्डिंग का और बर्थ इंजरीज़ का. फीटल मोल्डिंग, इंट्रा यूट्रन मोल्डिंग भी उससे कहते हैं. फीटल मोल्डिंग की वजह से कौन सा सिंड्रोम हो सकता है, एक स्टोरी है वो कि जैसे जब के क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट क्यों होता है, उसके बाद रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी होती है और पियर रॉबिन सीक्वेंस होता है और ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए. फिर है बर्थ ट्रॉमा टू मैंडिबल. बर्थ ट्रॉमा टू मैंडिबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये यूक्यू भी है और ये वाइवा में भी बहुत पूछते हैं कि ड्यूरिंग बर्थ मैंडिबल को कैसे ट्रॉमा हो सकता है. उसका पूरा आपको प्रोसेस, उसका मैकेनिज्म जो है कि इस वजह से हो रहा है वो सब पता होना चाहिए. उसके बाद आगे चलें तो चाइल्डहुड डिफॉर्मिटीज़ आती हैं. चाइल्डहुड डिफॉर्मिटीज़ में चाइल्डहुड फ्रैक्चर्स ऑफ जॉ इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. उसके बाद उसकी पूरा उसकी पैथो और सब कुछ लाइक उसकी इन डिटेल उसको पढ़ के उसके बाद
उसकी मैनेजमेंट भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद कुछ फेशियल एसिमेट्रीज़ होती हैं, तो किस क्या क्या कॉजेज़ हैं फेशियल एसिमेट्री की। मसल डिसफंक्शनिंग इन डिटेल, मसल्स कैन अफेक्ट जॉ ग्रोथ इन 2 वेज़, व्हाट आर दोज 2 वेज़, ठीक है, वो दोनों आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक तो ये कि मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएंगी, एक ये है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएंगी, दोनों में डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं, डिफरेंट उसके सिम्टम्स हैं, वो सारे आपको पता होना चाहिए। उस और हाउ इट इज़ एसोसिएटेड विद मैल ओक्लूजन, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। एक्रोमेगली है, हेमी मैंडिबुलर हाइपरट्रॉफी है, इन डिटेल सारे सिंड्रोम्स डिटेल में करने हैं। डिस्टर्बेंसेस इन डेंटल डेवलपमेंट, दैट इज़ डेंटल डिस्टर्बेंसेस, इसमें जितनी भी डिस्टर्बेंसेस दी हुई हैं सब की डिटेल करनी है। कुछ कंजेनिटली मिसिंग टीथ है, कौन कौन से होते हैं, एडोंशिया, लिगोडोंशिया, हाइपोडोंशिया, और उसके अलावा इसमें एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैल फॉर्म टीथ दिए हुए हैं, जेमिनेशन एंड फ्यूजन के डिफरेंसेस पता होने चाहिए। उसके बाद सुपरन्यूमरी टीथ है, सुपरन्यूमरी भी इन डिटेल करना है। उसके बाद है इंटरफेरेंसेस इन विद इरप्शन ऑफ टीथ। उसके अलावा इसमें एक्टोपिक इरप्शन ऑफ टीथ हो सकती है, व्हाट इज़ ट्रांसपोजिशन, वाई अर्ली लॉस ऑफ प्राइमरी टीथ अकर, ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ टीथ, ये सब कुछ डिटेल में पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसी चैप्टर में जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस वाला एक टॉपिक दिया हुआ है, उसकी अच्छे से एक दफ़ा रीडिंग कर लें। उसके बाद इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जितने भी इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस के जितने भी सब टॉपिक्स हैं, इन सब का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, वाइवा में बहुत पूछ सकते हैं। इसमें इक्विलिब्रियम थ्योरी का बताया हुआ है, उसके अलावा फंक्शनल इन्फ्लुएंसेस हैं, सकिंग हैबिट, टंग थर्स्टिंग, और इसमें मैस्टिकेटरी फंक्शन से रिलेटेड बताए हुए हैं। उसके बाद एडिनॉइड फेशीज़ का बताया हुआ है। ये सब कुछ आपने डिटेल में करना है, और ये बहुत इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दोनों रिटन एंड वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। Now chapter number 6, that is orthodontic diagnosis. It is very important. 2019 के प्रॉफ में जो क्वेश्चन आया, that was what are the steps of orthodontic diagnosis and treatment. आपने बस डायग्नोसिस के स्टेप्स लिखने थे, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या डायग्नोसिस के स्टेप्स हैं? सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं, फिर क्लिनिकल कौन कौन सी हिस्ट्री लेते हैं, फिर क्लिनिकल इवेल्युएशन करते हैं, ओरल हेल्थ चेक करते हैं, एक्स्ट्रा ओरल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें हम वर्टिकल फेशियल प्रोपोर्शंस चेक करते हैं, न्यूरोमस्कुलर इवेल्युएशन करते हैं, फंक्शनल एवेल्युएशन करते हैं, और बाकी उसके बाद हम इंट्राऑरल एग्जामिनेशन में सब कुछ जो भी चेक करते हैं वो सारा डिटेल में पता होना चाहिए। जॉ और ओक्लूजल फंक्शनिंग चेक करते हैं। फिर एक फंक्शनल शिफ्ट की इसमें बात की हुई है उन्होंने, संडे बाइट की, या फिर सूडो क्लास 3 भी जिसको कहते हैं। उसके बाद कुछ टेबल्स इस चैप्टर में से करने हैं, वो मैंने मेंशन किए हुए हैं। एक टेबल 6.2 है, टेबल 6.1 है, बॉक्स 6.1 है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ये जो स्पीच वाला टेबल है ना, इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, ये एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट वाला एक टेबल है। उसके बाद है कि सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि फेशियल और डेंटल अपीयरेंस को कैसे एग्जामिन करना है। लाइक आपने उसमें ये है मैक्रो एस्थेटिक्स हैं, कुछ मिनी एस्थेटिक्स हैं, माइक्रो एस्थेटिक्स हैं। ये तीनों आपको डिटेल में आने चाहिए कि मैक्रो एस्थेटिक्स में आप चेक क्या कर रहे हो, आप इसमें फेशियल प्रोपोर्शन चेक कर रहे हैं इन ऑल 3 प्लेन्स। मिनी एस्थेटिक्स में आप डेंटिशन चेक करते हैं इन रिलेशन टू फेस, और जो माइक्रो एस्थेटिक्स हैं उसमें टीथ चेक करते हैं इन रिलेशन टू विद ईच अदर, ठीक है। तो ये सब की डिटेल भी आनी चाहिए। ये तो सिर्फ मैंने बताया कि इसमें ये करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं वो सब पता होना चाहिए। वर्टिकल फिफ्थ्स होते हैं फेस के, वो भी डिटेल में आने चाहिए, वो यूक्यू भी है। उसके अलावा मैक्रो एस्थेटिक्स में सारा आपने इन डिटेल करना है कि किस किस तरह से हम उसकी चेक करते हैं। उसके बाद कुछ देयर आर 3 गोल्स ऑफ फेशियल प्रोफाइल एनालिसिस, वो पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा यहाँ पे थ्रोट फॉर्म है, टेबल 6.5 6.6 है। स्माइल एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्माइल आर्क, कॉन्सोनेंट एंड नॉन कॉन्सोनेंट स्माइल में क्या डिफरेंस होता है। एक गोल्डन प्रोपोर्शन होती है, व्हाट इज़ गोल्डन प्रोपोर्शन, कनेक्टर्स एम्ब्रेजर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ मिनी एस्थेटिक्स में आता है। मिड लाइन, वर्टिकल रिलेशनशिप, ट्रांसवर्स ओरिएंटेशन ऑफ डेंटिशन, और इसी में स्माइल एनालिसिस भी इसी में आता है। और आगे ये कॉन्सोनेंट नॉन कॉन्सोनेंट स्माइल का और स्माइल आर्क का पता होना चाहिए। मैक्सिलरी आर्च की विड्थ चेक करते हैं, उसका पता होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास जो माइक्रो एस्थेटिक्स आते हैं, माइक्रो एस्थेटिक्स में हम वो गोल्डन प्रोपोर्शन देखते हैं, ठीक है। विड्थ और हाइट का रिलेशन होता है। वो कनेक्टर्स और एम्ब्रेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाइवा में भी पूछते हैं कि व्हाट आर कनेक्टर्स और एम्ब्रेजर्स, और ब्लैक ट्राइंगल्स क्या होते हैं, एम्ब्रेजर्स को कहते हैं। उसके अलावा जिंजिवल हाइट, शेप, कॉन्टूर, टूथ शेयर एंड टूथ कलर, ये सब पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड्स आर नीडेड, मतलब क्या हमें डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड्स चाहिए क्यों हैं, ठीक है, और उसमें आता क्या क्या है, जैसे उसमें एक्स्ट्राऑरल इंट्राऑरल फोटोग्राफ्स आ जाती हैं, डेंटल कास्ट्स आ जाती हैं, रेडियोग्राफ्स आ जाते हैं, ये सब कुछ आपने डिटेल में करना है, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ये आता है, ये सब कुछ डिटेल में करना है आपने। अगर फ़ोटोग्राफ्स हैं तो कौन कौन से व्यूज़ होते हैं उसके, रेडियोग्राफ्स हैं तो कौन कौन से रेडियोग्राफ्स करवाने हैं, डेंटल कास्ट पे आपने क्या देखना है, सेफ पे क्या देखना है, उसके बाद सेफेलोमेट्रिक एनालिसिस उसका आ जाता है, आपने जो है उसमें स्केलेटल एनालिसिस करना है, सॉफ्ट टिश्यू एनालिसिस करना है, जितने भी हैं सेफ के एनालिसिस वो सब करके आपने एक डायग्नोसिस बनाना होता है। उसमें के बाद इसमें एक CBCT को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, और ये वाइवा में तो इतना ही नहीं पूछते, क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। तो इसमें इंडिकेशंस ऑफ CBCT भी आपको पता नहीं चाहिए, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। हैंड एंड रिस्ट रेडियोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं पे बहुत अच्छी डिटेल में नहीं लिखी हुई, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक UQ भी है, और ये आप क्लिनिकल लाइक जब आप लैब में काम करते हैं और लाइक प्रैक्टिकल करते हैं, तब भी आप ये हैंड एंड रिस्ट रेडियोग्राफ्स पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें प्रॉब्लम लिस्ट इज़ इस्टेब्लिश, फिर आप एक प्रॉब्लम लिस्ट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना डायग्नोसिस बनाते हैं, और फिर डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट प्लानिंग में चैप्टर नंबर 7, डेफिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट प्लानिंग एंड स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट प्लानिंग, इट इज़ UQ। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट प्लानिंग, ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज़, क्या क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकते हैं ऑफ डिफरेंट मैलफॉर्मेशंस या मैल एक्लूजन्स, एक्सपेंशन वर्सेस एक्सट्रैक्शन, विच वन इज़ प्रेफर्ड इन स्पेसिफिक कंडीशंस, ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो हम एक्सट्रैक्शन प्रेफर करेंगे, और किस कंडीशन में हम एक्सपेंशन प्रेफर करेंगे। ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर डिफरेंट कंडीशंस, दैट फॉर एग्जांपल क्राउडिंग, स्पेसिंग एक्सेट्रा, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे जब आप अलग से एक एक टॉपिक पढ़ लेंगे, तो वो उसमें कवर हो जाएगा सब कुछ। एक्सट्रैक्शंस इन ऑर्थोडोंटिक्स, ये वाला टॉपिक भी जो है ये चैप्टर 7 में इंक्लूडेड है। ऑर्थोडोंटिक रीजंस फॉर टूथ एक्सट्रैक्शन, हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हुए और एक्सट्रैक्शंस क्यों करते हैं हम। उसके बाद इसमें है एवेल्युएशन ऑफ डायग्नोस्टिक रिकॉर्ड्स फॉर एक्सट्रैक्शंस, इसमें कुछ जनरल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, जैसे फेशियल एस्थेटिक्स, मिड लाइन ग्रोथ, स्टेबिलिटी, इसमें कास्ट एनालिसिस आता है, और इसमें से फेलोमेट्रिक वेरिएबल्स आ जाते हैं। ये सब ये डायग्नोसिस आपने डिटेल में करना है। उसके अलावा इसमें आता है हमारे पास कंटेम्प्रेरी एक्सट्रैक्शन गाइडलाइंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको इन डिटेल आना चाहिए। चॉइस ऑफ इंडिविजुअल टीथ फॉर एक्सट्रैक्शन, अच्छा अब इसमें ये करते हैं कि एक और बात इधर करते हैं, डेंटल प्रोट्रूजन प्लस क्राउडिंग, इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि प्रोट्रूजन, अगर डेंटल प्रोट्रूजन के साथ क्राउडिंग हो तो फिर आपने एक्सट्रैक्शन करनी होती है, ठीक है। अब इसमें यह है कि आपने कौन सा लाइक अगर आप को कोई कह रहा है कि मुझे फर्स्ट प्री मोलर की इंडिकेशंस फॉर एक्सट्रैक्शन बताओ, कि किस किस कंडीशन में हम फर्स्ट प्री मोलर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपको वो पता होना चाहिए। इसी तरह आपको सारे टीथ का पता होना चाहिए, अपर इंसाइजर से लेकर मोलर्स तक, ठीक है, इसी तरह लोअर इंसाइजर से लेकर मोलर्स तक, ठीक है, सबका आपको बताना चाहिए कि हमने कौन सी कंडीशन में ये वाला जो टूथ है वो रिमूव करना है, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड प्री मोलर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे आर मोस्टली दे आर रिमूव फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, तो प्री मोलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बाकी आपने थोड़ा थोड़ा कर लेना है। बैलेंसिंग वर्सेस कंपेंसेटरी एक्सट्रैक्शंस, बैलेंसिंग एक्सट्रैक्शंस क्या होती हैं और कंपेंसेटरी एक्सट्रैक्शंस क्या होती हैं, एंड व्हाट आर फैक्टर्स दैट आर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल एक्सट्रैक्टिंग टीथ फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। तो ये सारा आपने ऐसे एक्सट्रैक्शंस को डिटेल में करना है, क्योंकि ये वाइवा में बहुत पूछा जाता है, और इसमें से MCQs भी बहुत आते हैं, और मे बी कभी क्वेश्चन में भी पूछ लें। नेक्स्ट इज़ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ये भी चैप्टर नंबर 7 में ही दिया हुआ है। इसमें आपको क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, क्लासिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो UQ। उसके बाद जेंडर प्रीडिलेक्शन एंड इंसिडेंट्स, पैथोजेनेसिस बोथ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैनेजमेंट ऑफ नहीं, मैनेजमेंट से पहले एटियोलॉजी, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, हाउ डू वी डायग्नोज क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, व्हाट आर द टेराटोजेंस दैट कैन कॉज क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, and what are the associated problems or symptoms or signs and symptoms of cleft lip and palate and its associated problems. This is very important topic, associated problems तो बहुत ज़्यादा important है। उसके बाद आपने मैनेज कैसे करना है क्लेफ्ट लिप और पैलेट वाले पेशेंट को। अच्छा, मैनेजमेंट इसकी डिटेल में करनी है। मैनेजमेंट में एक तो स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट है कुछ, ठीक है, वो सारे स्टेजेस आपको पता होने चाहिए, और उसमें सीक्वेंस, उसमें ना टाइमिंग ऑफ ट्रीटमेंट भी बताई हुई है, लाइक इस स्टेज पे, लाइक अगर आपने लिप क्लोजर करना है तो वो आपने इस टाइम पे करना है, तो वो एक टाइम सीक्वेंस वाला टेबल है, जिस
क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की मैनेजमेंट का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, ये आपको डिटेल में पता होना चाहिए। आपने स्टेज 1 में क्या करना है, स्टेज 2 में क्या करना है, 3 में क्या करना है, ये सब कुछ डिटेल में पता होना चाहिए। उसके अलावा इसमें एक रूल ऑफ 10 है, वो भी पता होना चाहिए। वो कभी कभी वाइवा में पूछ सकते हैं या फिर MCQs में दे सकते हैं। बायोलॉजिकल बेसिस फॉर ऑर्थोडोंटिक थेरेपी। अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 8, 9, 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कवर होता है और ये हर जगह पे पूछेंगे आपसे, बेशक वो वाइवा हो, रिटन हो, MCQs हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो पढ़ें आप, और उसमें PDL स्ट्रक्चर और फंक्शन बताए हुए हैं। थोड़ा सा पता होना चाहिए कि MCQs में पूछ लेते हैं। PDL रिस्पॉन्स टू मैस्टिकेटरी एक्टिविटी, रोल ऑफ PDL इन इरप्शन एंड स्टेबलाइजेशन। अगेन दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टेबलाइजेशन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें एक्टिव स्टेबलाइजेशन ऑफ PDL का भी डिस्कस किया हुआ है, वो भी इसमें ही आता है। PDL एंड बोन रिस्पॉन्स टू सस्टेन्ड फोर्सेज, इसमें 2 थ्योरीज बताई हुई हैं, एक बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिसिटी और एक प्रेशर टेंशन थ्योरी। ये सब कुछ इन डिटेल आना चाहिए। जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर के मैंने बताए हैं, ये सब कुछ इन डिटेल और कॉन्सेप्ट्स के साथ, इसको क्रैम नहीं करना, ये सारा कॉन्सेप्चुअल है। फिर इसमें कुछ पीजो इलेक्ट्रिक करंट की बात की हुई है। उसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और एंड इट्स रोल इन टूथ मूवमेंट। स्ट्रीमिंग पोटेंशियल की बात की हुई है, वो भी डिटेल में करना है। हाउ टूथ मूवमेंट इज़ इनिशिएटेड, एक एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म दिया हुआ है, वो भी करना है आपने। और फिर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड और हैवी वर्सेस लाइट फोर्सेस। दिस टेबल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लाइक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये UQ भी है, और ये हमेशा कॉलेज के टेस्ट, स्टैंड अप, हर जगह आता है। तो ये वाला टेबल बुक में दिया हुआ है, ये 8.2, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्रंटल रिजॉर्प्शन वर्सेस अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन में क्या फ़र्क होता है, और अंडरमाइनिंग रिजॉर्प्शन में क्या सेलुलर चेंजेस होते हैं, वो सारा भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक UQ है। ये जो सेलुलर चेंजेस वाला क्वेश्चन है, एक UQ है। उसके अलावा इसमें कुछ मेथड्स दिए हुए हैं टू एक्सेलरेट द टूथ मूवमेंट, न्यूअर मेथड्स टू एक्सेलरेट टूथ मूवमेंट, उनके आप सिर्फ नाम कर लें, ठीक है। उसके बाद ड्रग इफेक्ट्स ऑन टूथ मूवमेंट्स। ड्रग इफेक्ट्स में कुछ बताया हुआ है कि ड्रग्स दैट इंक्रीज द रेट ऑफ टूथ मूवमेंट्स और दैट डिक्रीज द रेट ऑफ टूथ मूवमेंट्स, दोनों पता होना चाहिए कौन कौन से ड्रग्स से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उसका क्या कंक्लूजन है। टेबल 8.3 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप ऑफ टूथ मूवमेंट। इसमें जो टूथ मूवमेंट की टाइप्स दी हैं, लाइक टिपिंग, ट्रांसलेशन, रोटेशन, एक्सट्रूजन, इंट्रूजन, इनकी फोर्सेस एक तो पता होना चाहिए कि कितनी फोर्स पे ये वाली मूवमेंट होगी। और इसमें जो है, इसकी अगर कोई थोड़ी थोड़ी डिटेल, लाइक इंट्रोडक्शन के टिपिंग में हो क्या रहा है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ड्यूरेशन एंड फोर्स डिके। अब इस टॉपिक में ना उन्होंने 3 टाइप की फोर्सेस बताई हुई हैं, कॉन्टीन्यूस, इंटरप्टेड, इंटरमिटेंट फोर्सेस, और कंक्लूजन में बताया हुआ है कि विच वन इज़ द बेस्ट। तो ये भी इन डिटेल करना है, और साथ इसकी फिगर्स, ग्राफ्स दिए हुए हैं बुक में, फिगर 8.13 में। जब आपको आएगा, लाइक आपको इनकी डेफिनेशंस आनी चाहिए, कौन सी अगर एग्जांपल्स आनी चाहिए, लाइक रिमूवेबल अप्लायंस इसके अंडर आ रही है, फिक्स्ड अप्लायंस इसके अंडर आ रही है, और साथ उसके ग्राफ भी ड्रॉ करना आना चाहिए। उसके बाद इसी चैप्टर में कुछ डिलीटरस इफेक्ट्स दिए हुए हैं ऑफ ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस, तो वो सब इन डिटेल पता होना चाहिए। आगे एंकरेज आ जाता है, एंकरेज में से एक क्वेश्चन मस्ट आता है, इसको डिटेल में अच्छे से करना है। डेफिनेशन, एग्जांपल्स उसकी एंकरेज का कॉन्सेप्ट लेने के लिए, रिलेशनशिप ऑफ टूथ मूवमेंट टू फोर्सेज, एंकरेज लॉस, बर्न, वैल्यूज, इन सब की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एंकरेज इन डिटेल। जितनी भी एंकरेज की क्लासिफिकेशन है उसको डिटेल में करना है, लाइक जो जितनी भी उसकी टाइप्स है ना, एक तो उन्होंने डिफरेंट उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और उसकी फिर सब टाइप्स हैं, और वो सब इन डिटेल पता होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग एंकरेज प्लानिंग, हाउ टू री इन्फोर्स एंकरेज। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू री इन्फोर्स एंकरेज, और ये बहुत दफ़ा UQ आ चुका है। उसके अलावा इस चैप्टर में क्या है, रूट फॉर्म रिलेशन टू एंकरेज एंड एंकरेज कंट्रोल इन स्पेस क्लोयर। इसमें एक बैग्स टेक्निक है, ट्वीड्स अप्रोच है, वन स्टेप स्पेस विद नो स्लाइडिंग। ये सारी टेक्निक्स का पता होना चाहिए। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जो डिटेल में करनी है। जितनी भी टाइप्स है ना उसकी, एक तो उसकी टाइप्स, और उसके आगे से सब टाइप्स हैं, स्टेशनरी, ये वो, और साथ वो डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो वो सबकी डिटेल पता होना चाहिए कि अगर हम स्टेशनरी एंकरेज ले रहे हैं तो उसमें क्या है, स्टेशनरी एंकरेज कैसे लेते हैं, ठीक है। इसी तरह बाकी सब भी डिटेल में पता होना चाहिए।
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ फोर्स कंट्रोल, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जितने भी ग्राफ्स शुरू में दिए हुए हैं पहले 2-3 पेजेस पे, ठीक है, वो सब करने हैं, ड्रॉ करना आना चाहिए, डिटेल्स पता होनी चाहिए। और ये जितनी भी डेफिनेशन है आपने ग्राफ के साथ पढ़ेंगे तो याद रहेगा। ये जितनी भी मैंने ब्लू पेन से लिखी हुई है, इन सब का कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस प्रॉपर आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आर्च वायर आ जाए, तो आर्च वायर में मटेरियल्स, डेफिनेशन और आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आर्च वायर, ठीक है। ये जो ऊपर ब्लू से लिखे हैं ना, ये इलास्टिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनका सबका आना चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ये डिटेल में पता होना चाहिए। उसके बाद आर्च वायर मटेरियल्स को डिटेल में पढ़ना है, जिसमें स्टेनलेस स्टील, निकल, टाइटेनियम, टाइटेनियम, मॉलिब्डेनम, सब डिटेल में पता होना चाहिए। उसमें कुछ ये 3 का डिफरेंस, स्टेनलेस स्टील, नाइटाई और TMA आर्च वायर्स का डिफरेंस एक टैबुलेटेड फॉर्म में बना के याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस भी UQ है, मोमेंट और कपल भी इसकी इनकी डेफिनेशंस, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, वेज टू डिक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट क्रिएटेड बाय द फोर्स, इसमें 2 वेज होते हैं, वो पता होना चाहिए। काउंटर रेवलिंग कपल क्या होता है, MC/MF रेशियोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको अगर आप फिगर ये जो दी हुई है 9.23 इसके साथ करेंगे तो ये बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट है रिमूवेबल अप्लाइंसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल वर्क के लिए भी। एंड पे जो प्रैक्टिकल वर्क करवाएंगे उसके लिए भी, पेपर के लिए भी, वाइवा के लिए भी, हर चीज़। डेफिनेशन ऑफ रिमूवेबल अप्लाइंस, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक अप्लाइंसेस, केस सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर अ रिमूवेबल अप्लाइंस, एक्टिव और पैसिव अप्लाइंसेस में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑर्थोडोंटिक अप्लाइंस, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आर रिमूवेबल अप्लाइंस, इट्स मैकेनिकल कंसिडरेशंस, व्हाट आर द ऑप्टिमम फोर्सेज फॉर मूवमेंट ऑफ टीथ लाइक टिपिंग, ट्रांसलेशन, कितनी कितनी फोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उसमें। रिमूवेबल अप्लायंस के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कंपोनेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्रिंग, स्क्रूज, लेबियल बोज, एडम क्लास्प, अदर क्लास्प, सब को बनाना भी आना चाहिए प्रैक्टिकली भी, और इनकी डिटेल भी पता होना चाहिए। इनको एक्टिव कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, और कौन सी वायर किस में यूज़ करते हैं। एडम्स क्लास्प को बहुत ज़्यादा डिटेल में करना है, कि बहुत ज़्यादा बेसिक बात है, तो ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं। बेस प्लेट्स को डिटेल में करना है, उसकी टाइप्स, ठीक है, बेस प्लेट की टाइप्स भी डिटेल में करनी है। और इंस्ट्रक्शंस, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द पेशेंट दैट इज़ गिवन रिमूवेबल अप्लायंस, उसके लिए एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो भी आपने करनी है। अगर फिक्स्ड अप्लायंस की बात करें, ये भी बहुत ज़्यादा, जितनी भी अप्लायंसेज हैं ऑर्थोडोंटिक में वो सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड अप्लायंस, उसकी इंडिकेशन, कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड अप्लायंस, रिमूवेबल और फिक्स्ड अप्लायंस में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी फिक्स्ड अप्लायंसेज हैं, किस किस ने कौन कौन सी इन्वेंट की थी, वो सारा पता होना चाहिए। और कौन सी कब यूज़ करते थे, अब कौन सी ऑब्सोलीट हो गई है, अब कौन सी यूज़ होती है, ये सारा थोड़ा बहुत लिखा हुआ है बुक में, तो ये सारा पढ़ लेना है। उसके बाद फिक्स्ड अप्लायंसेज में कंपेंसेशन ऑफ बेंड्स, ठीक है। कंपेंसेशन ऑफ बेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेंड्स हम किस वजह से देते थे पहले, ठीक है, और उसको कंपेंसेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट वायर प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है, वो भी इसी के अकॉर्डिंग बेंड्स के ही रिलेटेड टॉपिक है। फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द अमाउंट ऑफ टॉर्क इन द ब्रैकेट, एंगल्स फॉर मेजर अप्लायंसेज इन डिटेल, बैग्स अप्लायंस, एजवाइज अप्लायंस, एवोल्यूशन ऑफ एजवाइज अप्लायंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इज ऑल्सो UQ आई गेस। अप्लायंस मटीरियल्स इन डिटेल, दैट इज सिरेमिक, स्टेनलेस स्टील, ये सब डिटेल में, उस सब के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्योंकि ये वाइवा में भी पूछते हैं। सिरेमिक ब्रैकेट्स आर मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन वाइवा। सेल्फ लाइगेटिंग अप्लायंस, लिंगुअल ब्रैकेट्स, ये सब डिटेल में पता होना चाहिए। एंड अगेन फेजेस ऑफ ट्रीटमेंट, लाइक steps of treatment for a fixed appliance in orthodontics. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बॉन्डिंग एंड बैंडिंग, ये भी फिक्स्ड अप्लायंस वाले ही चैप्टर में है। बैंडिंग और बॉन्डिंग की डेफिनेशंस, उनकी इंडिकेशंस, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बैंडिंग एंड बॉन्डिंग एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, इट इज़ आल्सो आस्क्ड इन वाइवा, और ये रिटन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और बॉन्डिंग की टाइप्स हैं, डायरेक्ट बॉन्डिंग, इनडायरेक्ट बॉन्डिंग, दोनों के स्टेप्स अलग अलग से हैं। नेक्स्ट इज फंक्शनल अप्लायंसेस, फंक्शनल अप्लायंसेस आर ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑल्सो फॉर OSPE एंड ऑल्सो फॉर रिटन, वाइवा, हर जगह इंपॉर्टेंट है फंक्शनल अप्लायंसेस। डेफिनेशन, उनका मैकेनिज्म of action, the role of muscles in functional appliances, what are their general mode of action, what are the effects of functional appliances on jaws, what are its prerequisites, facial growth spurt का डिस्कस किया हुआ है इसमें। क्लासिफिकेशन, जितनी भी क्लासिफिकेशंस दी हुई है ना बुक में, सब करनी है, ठीक है। उसके बाद इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ फंक्शनल अप्लायंसेस, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फंक्शनल अप्लायंसेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और एक कॉम्पोनेंट्स वाला टेबल भी बुक में दिया हुआ है, वो भी करना है। बाइट ब्लॉक, बाइट प्लेन क्या होता है, जितनी भी अप्लायंसेस हैं, ट्विन ब्लॉक और बाकी सब अप्लायंसेस, सब की डिटेल करनी है। बेशक वो रिमूवेबल अप्लायंसेस हैं, बेशक वो फिक्स्ड अप्लायंसेस हैं, जिसमें वो फ्रैंकल्स अप्लायंस वगैरह भी आ जाती हैं, जैस्पर जंपर, जितनी भी अप्लायंसेस हैं सारी डिटेल में करनी है।
उसके अलावा इसमें फिक्स्ड फंक्शनल अप्लायंस भी डिटेल में हो गई। उसके बाद फंक्शनल अप्लायंसेस के क्या एडवांटेजेस हैं, उसकी फैब्रिकेशन और एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, और इसमें एक बाइट रजिस्ट्रेशन मेथड बताया हुआ है, वो भी पूछ लेते हैं, वो रिटर्न में पूछते हैं। ऑल अप्लायंसेस इन डिटेल, अप्लायंस डिज़ाइन और इंप्रेशन ट्रैकिंग, जो जहाँ पे बाइट रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक है वहीं पे कहीं पे अप्लायंस डिज़ाइन और इंप्रेशन ट्रैकिंग वाली भी उन्होंने बात बताई हुई है, तो ये भी आपने करना है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं ये कह रही हूँ कि जितनी भी अप्लायंसेज हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया उनके नाम अलग अलग से, लेकिन जितनी भी अप्लायंसेज हैं उन सबको डिटेल में करना है। बेशक उनकी वहाँ पे क्लासिफिकेशन आ रही है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आ रहा है, इंडिकेशंस आ रही हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं, उनका मैकेनिज्म आ रहा है, उनकी कोई हिस्ट्री आ रही है, सब डिटेल में करना है। और एज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंक्शनल अप्लायंस, ठीक है, फंक्शनल अप्लायंसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें मिक्सड इंटेंशन एनालिसिस, थोड़ा सा इसमें क्लिनिकल का जो आप करेंगे वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। स्पेस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स क्या हैं, एजम्पशंस फॉर स्पेस एनालिसिस, इसमें 4 जो है वो प्रोसीजर्स बताए हैं। स्पेस मेंटेनेंस, रीगेनिंग, स्पेस सुपरविजन एंड एक्सट्रैक्शन, सबको डिटेल में करना है। अगर मेंटेनेंस में पूछो, उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रीरिक्विजिट्स, उसकी इंडिकेशंस, टाइप्स, क्लासिफिकेशंस ऑफ स्पेस मेंटेनर्स कौन कौन से होते हैं, और ये जो स्पेस यहाँ पे आप स्पेस मेंटेनर्स की जो टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे उसको फिगर के साथ पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी ऑस्पी में आ जाती है। स्पेस रीगेनिंग में भी सेम वही चीज़ें, ठीक है, कौन कौन से रीगेनर्स होते हैं, कब लगाते हैं, क्या इंडिकेशंस हैं, इन डिटेल। स्पेस सुपरविजन इन डिटेल, स्पेस सुपरविजन के कुछ वो उन्होंने बनाए हुए हैं, लाइक उसके प्रोटोकॉल्स हैं कि अगर मीजियल स्टेप है तो उसका क्या प्रोटोकॉल है, फ्लैश टर्मिनल प्लेन है उसका क्या प्रोटोकॉल है, डिस्टल स्टेप का क्या प्रोटोकॉल है, और वो प्रोटोकॉल्स का ऐसे एक टेबल बना के आप इसको एक डिटेल में कर लें। सीरियल एक्सट्रैक्शंस आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोटोकॉल सीरियल एक्सट्रैक्शन के हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्रॉब्लम्स इन सीरियल एक्सट्रैक्शन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इंडिकेशंस, डेफिनेशंस, जो सीरियल एक्सट्रैक्शन है पूरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोडोंटिक ऑर्थोपीडिक अप्लायंसेस की बात करें तो उसमें आपने जितनी भी ऑर्थोपीडिक अप्लायंसेस पढ़नी है ना, सबकी सबसे पहले तो ऑर्थोपीडिक अप्लायंस का पर्पस क्या है, कौन सी एज में देनी है और कब दे, क्यों दे रहे हैं, ठीक है, और उसकी अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ फोर्स ऑफ ऑल अप्लायंसेस जो भी पढ़ रहे हैं ना, उसकी फोर्स और उसकी अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन, मतलब अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ फोर्स आपको पता होना चाहिए सब अप्लायंसेस का, क्योंकि एमसीक्यूज़ में भी पूछते हैं, हर जगह पूछते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट हेड गियर, फेस मास्क, रिवर्स पुल हेड गियर, चिन कप, ये सारी अप्लायंसेस इन डिटेल करनी है आपने। और इसमें क्या क्या डेफिनेशन, टाइमिंग ऑफ यूज़, इंडिकेशन, टाइप्स, मैकेनिज्म, फोर्सेस, पार्ट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ यूज़ और उसके ट्रीटमेंट इफेक्ट्स क्या हैं, और इसके इंडिकेशंस खास तौर पे कौन सी कंडीशन में कौन सी यूज़ करें। ऑर्थोपीडिक अप्लायंसेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इनको भी फिगर्स के साथ करना है क्योंकि ये भी ऑस्पी में आती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लास 1 मैल एक्लूजन्स की, जिसमें क्रॉस बाइट, डीप बाइट, ओपन बाइट, क्राउडिंग, स्पेसिंग, सुपरन्यूमरी टीथ, ये सारी कंडीशंस बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जितने भी मैंने टॉपिक्स मेंशन किए हैं वो भी इसके अगर मुझसे कुछ मिस भी हो गया होगा वो भी आपने करना है, क्योंकि इसमें से कुछ मिस नहीं करना, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस बाइट, डीप बाइट, ओपन बाइट। क्रॉस बाइट में ये सिजर्स बाइट भी पूछ लेते हैं वाइवा में, बाकी इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजी, इंटीरियर एक्सटीरियर क्रॉस बाइट को दोनों को अलग से डिटेल में करना है। इसके डेंटल और स्केलेटल फीचर्स अलग अलग पता होना चाहिए, उनमें डिफरेंस क्या है वो पता होना चाहिए। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट में एक एक्सपेंशन आएगा, उस एक्सपेंशन को भी डिटेल में करना है। एक्सपेंशन टाइमिंग, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडर्स, एक्सपेंशन प्रोटोकॉल्स, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, रैपिड और स्लो एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है, और एडल्ट ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉस बाइट कैसे करेंगे, और एक डेंटल एमरजेंसी इसमें बताई होगी, ठीक है। डीप बाइट में भी उसी तरह सारे फीचर्स, एटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, एक इसमें ट्रॉमेटिक बाइट का बताया होगा वो, और इसकी नॉर्मल वैल्यू मतलब डीप बाइट किस रेंज में होती है, और इसकी डेफिनेशन, चीफ कंप्लेन, एक्स्ट्राऑरल, इंट्राऑरल फीचर्स, स्केलेटल और डेंटल डीप बाइट में क्या डिफरेंस है, और ट्रीटमेंट इन डिटेल, और ट्रीटमेंट के बाद उसकी रिटेंशन कैसे करते हैं। ओपन बाइट में भी डेफिनेशन, टाइप्स, क्लासिफिकेशन, वैल्यूज़, एटियोलॉजी, थंब सकिंग, इक्विलिब्रियम इफेक्ट्स ऑन ओक्लूजन, ये सारा जो हमने पहले भी चैप्टर 5 में भी पढ़ा होगा यहाँ पे भी आएगा। थंब सकिंग का ट्रीटमेंट इन डिटेल, थर्स्ट स्वॉलो का, टंग थर्स्ट स्वॉलो जो होता है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, वो अच्छे से करनी है। रेस्पिरेटरी पैटर्न जिसको एडिनोइड फेशिस कहते हैं वो भी बताया हुआ है इसमें। इसके एक्स्ट्राऑरल, इंट्राऑरल, स्केलेटल और सेफेलोमेट्रिक फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इंटीरियर और पोस्टीरियर ओपन बाइट को डिटेल में करना है, और उसके ट्रीटमेंट को भी डिटेल में करना है। क्राउडिंग में भी सेम वैसे ही, क्राउडिंग का ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें गाइड्स फॉर एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्रेड्स ऑफ क्राउडिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिंग की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डायस्टेमा की ट्रीटमेंट है।
लोकलाइज्ड और जनरलाइज स्पेसिंग क्या होती है? लोकलाइज में मीडियन डायस्टीमा आता है, मीडियन डायस्टीमा इन डिटेल, उसका ट्रीटमेंट इन डिटेल, स्पेसिंग का ट्रीटमेंट इन डिटेल, जनरलाइज का भी और लोकलाइज्ड का भी, डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, इटियोलॉजी, ग्रेडिंग, इसमें की होल ग्लोसेक्टमी का बताया वो थोड़ा सा पता होना चाहिए, सुपरन्यूमरी टीथ, डेफिनेशन, इट्स इटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन, इफेक्ट्स एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर सुपरन्यूमरी टीथ. Next, class 2 and class 3 malocclusions, also again very important definition, classifications, their divisions and subdivisions in detail, skeletal dental में difference, pseudo class 2 क्या होता है, उसके clinical features सारे, extraoral, intraoral, soft tissue, dental features, cephalometric analysis and its treatment in detail, objectives of treatment, factors effective treatment, age और severity के according treatment बताना है दोनों का. और क्लास 3 में भी सेम वैसे ही है, क्लास 3 डेंटल, स्केलेटल, सूडो क्लास 3 इन डिटेल, व्हाट इज़ द इटियोलॉजी ऑफ क्लास 3 ऑफ ऑल थ्री, लाइक सूडो का की, स्केलेटल की और डेंटल क्लास 3 की क्या इटियोलॉजी अलग अलग से तीनों की दी हुई है, फीचर्स क्या हैं इनके, एक्स्ट्राऑरल, इंट्राऑरल, स्केलेटल, डेंटल और उसके सॉफ्ट टिश्यू फीचर्स, सेफेलोमेट्रिक फीचर्स, सब कुछ, डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड सूडो क्लास 3. उसके अलावा इसमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का एक टेबल ग्राफ फ्लो चार्ट टाइप बनाया हुआ है, वो करना है, और इसका ट्रीटमेंट डिटेल में एज और सेवेरिटी के अकॉर्डिंग, एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ क्लास 3, अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ क्लास 3. नेक्स्ट इज इम्पैक्टेड केनाइन, इसका थोड़ा सा पता होना चाहिए. इम्पैक्शन, व्हाट इज इम्पैक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ केनाइन इम्पैक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ केनाइन इन ऑर्थोडोंटिक्स, एंड व्हाट इज द सीक्वल ऑफ इम्पैक्शन ऑफ केनाइन, इट्स इटियोलॉजी, इट्स डायग्नोसिस, रेडियोग्राफ्स फॉर डायग्नोसिस, लॉब रूल एंड इट्स मैनेजमेंट. रेडियोग्राफ्स और रेडियोलॉजी ये भी हम ऑर्थो के साथ पढ़ते हैं. व्हाट इज रेडियोग्राफी, एक्सरेज, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज, उसके थोड़े से पार्ट्स, कॉम्पोनेंट पार्ट्स ऑफ एक्सरे ट्यूब, रेडिएशन डोज मेजरमेंट्स, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, nature of image, clarity of image, units that are used in radiology, ideal positioning, distance of position of film, object and beam, common dental radiographs कौन से हैं, periapical, bite wing और occlusal डिटेल में करना है, और सेफ आप वैसे ही क्लिनिकल में पढ़ लेते हैं, ठीक है. सेफ को बहुत ज़्यादा डिटेल में करना है, सेफ इज़ द मेन पार्ट ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स, ठीक है. उसके अलावा रेडियोग्राफिक टेक्निक्स, एक दो टेक्निक्स हैं, पैरेललिंग टेक्निक और बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक, इनका डिफरेंस UQ है. Okay, now retention and relapse is also very important topic. Definition of retention, definition of relapse. What is the need of retention in orthodontics? Major causes of relapses. Role of fibers of PDL. Reorganization of PDL and gingival tissues. What are the types of retention and retainers की टाइप्स बतानी है. रिटेनर्स की टाइप्स आपने डिटेल्ड करनी है, उनकी इंडिकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और रिटेनर्स के पार्ट्स और सब कुछ डिटेल में करना है. फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस ऑफ एक्सट्रिंसिक फोर्सेस, चेंजेस ड्यू टू डिफरेंशियल जॉ ग्रोथ एंड थ्योरीज ऑफ रिटेंशन एंड रिलैप्सेस. थ्योरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत दफ़ा यूक्यू आ चुका है. और प्लानिंग रिटेंशन, रिटेंशन कैसे प्लान करते हैं कि किस एरिया में आपने कौन सा रिटेनर देना है और कितने टाइम के लिए देना है. टाइमिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन रिटेंशन. जो एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स है उसमें आपने बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ऑफ एडल्ट वर्सेस अ चाइल्ड, what are the indications for adult orthodontic treatment and what are its contraindications, biomechanical considerations in adults, its diagnosis and treatment, which is figure 19.4, adjunctive orthodontic treatment in detail, इसमें इसके principles, methods, फोर गोल्स ऑफ एडजंक्टिव ट्रीटमेंट, इट्स क्राइटेरिया, और इसमें डायस्टेमा क्लोयर का ट्रीटमेंट बताया हुआ है थोड़ा सा. कॉम्प्रीहेंसिव ट्रीटमेंट, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इन डिटेल, इसमें डेफिनेशन, इंट्रो, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, पेरिडोंटल एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिंजिवल एस्थेटिक्स एंड मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव ऑर्थोडोंटिक्स. एंड TMD ये भी एक दफ़ा UQ आ चुका है जो इस चैप्टर में दिया हुआ है. नेक्स्ट हमारे पास सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक्स है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से प्रॉफ में 2019 में भी क्वेश्चन आया है. इसमें प्री सर्जिकल ऑर्थोडोंटिक गोल्स, मेथड्स और स्टेप्स पता होने चाहिए. बॉक्स 20.1 ऑर्थोगनेटिक सर्जरी थोड़ी डिटेल में पता होनी चाहिए. और उसके बाद डिस्ट्रैक्शन, ऑस्टियोजेनेसिस, गोल्स ऑफ ऑर्थोगनेटिक सर्जरी, स्टेजेस ऑफ ऑर्थोगनेटिक सर्जरी, कंपनसेशन और डी कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट, व्हाट आर एक्सट्रैक्शन पैटर्न्स, प्री सर्जिकल एक्सट्रैक्शन पैटर्न्स क्या हैं, पेशेंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसमें स्प्लिंट का थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है. और सर्जिकल प्रोसीजर्स कौन कौन से होते हैं, पोस्ट सर्जिकल फेज़ में क्या होता है, इसमें BSSO का बताया हुआ है और लीफ ओस्टियोटमी का बताया हुआ है. सिर्फ आपको पता होना चाहिए कौन सी कंडीशन में हम ये दो जो है प्रोसीजर्स कर रहे हैं. ज़्यादा डिटेल नहीं पता होनी चाहिए इसकी, बस थोड़ी बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए कि करते क्या हैं, कब करते हैं, व्हाट आर इट्स इंडिकेशंस. एंड डेंटल वेलर सर्जरीज़ की एक पैराग्राफ दिया हुआ है बुक में उसका, तो वही पढ़ लें. अब हम एट लास्ट
अगर बात करें प्रैक्टिकल या क्लिनिकल की, तो उसमें सेफेलोमेट्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ जितना भी है, उसके जितनी भी एनालिसिस है, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसकी वैल्यूज़, सारे एनालिसिस, उसका लाइक डायग्नोसिस बनाना, उसको लाइक आप क्वेश्चन को कैसे डायग्नोस करते हैं सेफ की वैल्यूज से, ये सब कुछ आना चाहिए। सेफ इन डिटेल आना चाहिए, सेफ के बगैर आप पास नहीं कर सकते। उसके अलावा वायर वर्क होता है, कास्ट एनालिसिस, बोल्टॉन्स एनालिसिस होता है, और कुछ स्पेस एनालिसिस, परमानेंट डेंटेशन और मिक्स्ड डेंटेशन के हैं। ये सब आपको क्लिनिक में या लैब में करवाए जाते हैं। नॉला स्टेजेस आप ओपीजी पे देखते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रे स्टेज एनालिसिस होता है, और हैंड एंड रिस्ट रेडियोग्राफिक एनालिसिस होता है। ये सब तो क्लिनिकल काम है, लेकिन सेफ बहुत ज़्यादा डिटेल में करना है। मैंने यहाँ पे सेफ का कोई भी टॉपिक सब टॉपिक इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि सेफ कंप्लीट करना है, और मैं सेफ की अलग से वीडियो बनाऊंगी इन डिटेल।